अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक जो है वो है प्रोजेक्ट कॉस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड। देखेंगे कि किस तरीके से हम प्रोजेक्ट कॉस्ट मैनेजमेंट को डील करते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ का। लर्निंग ऑब्जेक्टिव हमारे सबसे पहले क्या होगा कि अंडरस्टैंड करेंगे द इम्पोर्टेंस ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट मैनेजमेंट, कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। देन हम डिस्कस करेंगे बेसिक प्रोजेक्ट कॉस्ट मैनेजमेंट के बारे में, कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं और कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं और कौन सी टर्म्स यूज़ की जाएंगी इसके अंदर। देन वी विल डिस्कस अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट एस्टिमेट्स एंड मेथड्स फॉर प्रिपेयरिंग दैम, कि वो कौन कौन से मेथड्स होंगे जिनको यूटिलाइज करके हम एस्टिमेशन के प्रोसेस को फुलफिल कर सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि किस तरीके से जो है कॉस्ट बजटिंग के अंदर हमारा जो कौन कौन से प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं। देन हम डिस्कस करेंगे कि कैसे एस्टिमेट कॉस्ट एस्टिमेशन को प्रिपेयर किया जाता है एंड बजटिंग फॉर आईटी टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट, किस तरह से एक आईटी का जो प्रोजेक्ट है उसके लिए बजट को किस तरीके से एस्टिमेट किया जाता है। अंडरस्टैंड द बेनिफिट ऑफ अर्न्ड वैल्यू मैनेजमेंट, इसको अंडरस्टैंड करेंगे कि किस तरीके से हम इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट किस तरीके से हमारी हेल्प करता है कॉस्ट को कंट्रोल करने में। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक इसमें इंक्लूड होगा उसमें हम देखेंगे कि हाउ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर कैन असिस्ट इन प्रोजेक्ट कॉस्ट मैनेजमेंट, कि कॉस्ट को मैनेज करने के लिए किसी भी प्रोजेक्ट की हमारे पास जितने भी पीएम से रिलेटेड एप्लीकेशंस हैं, पोर्टल्स हैं आपके पास, वो कैसे हमारी हेल्प करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं जी द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट मैनेजमेंट। जितने भी आईटी प्रोजेक्ट्स होते हैं हैव पुअर ट्रैक रिकॉर्ड फॉर मीटिंग बजट गोल्स, कि आप इसके अंदर जो है बजट से रिलेटेड कम से कम मीटिंग्स होती हैं आपकी। ये वन मैन टास्क होता है, इसको जो है पर्सन को जो है सही तरीके से जो प्रोजेक्ट मैनेजर होता है वो इसको हैंडल कर रहा होता है। तो चाउज स्टडीज, चाउज जो है वो एक स्टडी, एक रिसर्च है, एक पर्सन है जिसने स्टडी की है किसके बारे में, आपकी प्रोजेक्ट की कॉस्ट के बारे में। वो कहता है कि द एवरेज कॉस्ट ओवर रन, यानी कि द एडिशनल परसेंटेज और डॉलर अमाउंट बाय विच एक्चुअल कॉस्ट एक्सीड एस्टिमेट्स, कि आपने कोई बेंचमार्क सेट करना होता है, उस बेंचमार्क को सामने रखते हुए आपने अपने प्रोजेक्ट की कॉस्ट को उसके साथ कंपेयर करना होता है, जिससे आपको अंदाज़ा होता है कि हमारा प्रोजेक्ट जो है वो ओवररन हो रहा है या जो है आपका कॉस्ट जो है वो आपकी डिक्रीज हो रही है। रेंज्ड फ्रॉम 180% इन 1944 1994 टू 43% इन 2002, कि देखिए किस तरीके से आपका जो है इंक्रीज हुआ है, आपके डॉलर की जो वर्थ है वो इंक्रीज हुई है ना इन सारे सालों के अंदर। तो डॉलर का रेट जैसे जैसे इंक्रीज होता जा रहा है, आपके प्रोजेक्ट की कॉस्ट वैसे वैसे इंक्रीज होती जा रही है। अदर स्टडीज फाउंड ओवर रन टू बी 33 टू 34%, आपके प्रोजेक्ट की कॉस्ट जो है वो एक्सीड की है। लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपको ना एग्जांपल दी थी कि एक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर जो ऑटोमोबाइल्स प्रोडक्शन के हवाले से मैंने एग्जांपल दी थी कि उसकी कॉस्ट एक्चुअल में जो है वो कम ही हो रही है अगर आप लोकल करेंसी के अंदर उसको देखो तो, और सॉरी अगर आप इंटरनेशनल करेंसी के अंदर उसको देखो तो। लेकिन जब आप उसको लोकल करेंसी में कन्वर्ट करते हैं तो वो कॉस्ट आपको लगती है कि इसकी कॉस्ट बढ़ गई है, इंक्रीज हो गई है। तो उन्होंने मैंने उनकी एक इंटरव्यू के अंदर मैंने सुना कि उसने फिगर्स शो किए कि किस तरीके से जो है आपकी कॉस्ट जो है फलां ईयर में इतनी थी, फलां ईयर में इतनी थी, अब आपकी कॉस्ट इंटरनेशनल अगर आप डॉलर रेट को देखें तो वो आपकी कॉस्ट कम है। जबकि अगर आप जब लोकल करेंसी में उसको कन्वर्ट करते हैं तो वो आपको ऐसा लगता है कि हमारी जो ऑटोमोबाइल की जो कॉस्ट है उसकी किसी गाड़ी को जो है वो क्या कहते हैं तैयार करने की, वो कॉस्ट आपकी लोकल करेंसी में इंक्रीज हो जाती है। तो इसी तरह आपके जितने भी आईटी इंडस्ट्री के प्रोजेक्ट्स हैं वो आपकी डॉलर की रेट के अप एंड डाउन होने की वजह से 33 टू 34% आपके प्रोजेक्ट की कॉस्ट जो है वो ओवर रन हो जाती है। कॉस्ट एक्चुअल में है क्या? कॉस्ट इज अ रिसोर्स सेक्रीफाइस्ड, और cost is a resource sacrificed or foregone to achieve a specific objective, यानी ये एक ऐसा रिसोर्स है, कॉस्ट एक ऐसा रिसोर्स है जिसको आप यूज करते हो अपने प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, और समथिंग गिवन अप इन एन एक्सचेंज, या फिर इसके मुतबादल में आप कुछ काम दे रहे होते हैं, कुछ सर्विसेज दे रहे होते हैं। यानी देखें, या तो कोई चीज दे रहे होते हैं उन्हें, या तो कोई प्रोडक्ट दे रहे होते हैं, या फिर आप उस कॉस्ट के अगेंस्ट उन्हें कोई सर्विसेज दे रहे होते हैं। Costs are usually measured in monetary units like dollars,
तो कॉस्ट को मेजर करने के लिए आप इंटरनेशनल जो करेंसी है जिसमें इंटरनेशनल ट्रेड होती है उस करेंसी रेट को जो है वो आप फॉलो करते हैं और वो आपके पास क्या है डॉलर। प्रोजेक्ट कॉस्ट मैनेजमेंट के अंदर इंक्लूड द प्रोसेसेस रिक्वायर्ड टू इंश्योर, यानी अगर आप मैनेजमेंट की बात करें, कॉस्ट को मैनेज करने की बात करें, तो किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर जो छोटे छोटे प्रोसेसेस होते हैं जिनको हम अडॉप्ट करते हुए किसी प्रोजेक्ट के टास्क को कंप्लीट करते हैं विद इन अप्रूव्ड बजट, तो इट मीन्स कि हम अपने प्रोजेक्ट की कॉस्ट को मैनेज कर रहे होते हैं। तो हम उसकी डेफिनेशन यूँ कह सकते हैं कि प्रोजेक्ट कॉस्ट मैनेजमेंट इंक्लूड द प्रोसेसेस required to ensure that the project is completed within an approved budget. Project managers must make sure their projects are well defined, have accurate time and cost estimates, and have a realistic budget that they were involved in approving. कि आप जो है जो बजट आपने डिफाइन किया हुआ प्रोजेक्ट मैनेजर ने उसी प्रोजेक्ट बजट की लिमिट को सामने रखते हुए प्रोजेक्ट मैनेजर जो है वो आपके जो है टास्क उनको भी डिवाइड करते हैं और उसके अकॉर्डिंग जो है वो आपकी हायर अथॉरिटीज होती हैं या जो आपके स्टेक होल्डर्स होती हैं उनसे अप्रूवल्स वगैरह लेते हैं। रीजंस फॉर कॉस्ट ओवररन के वो क्या रीजंस हैं जिनकी वजह से कॉस्ट जो है वो ओवररन हो जाती है। सबसे पहली जो रीजन है जी नॉट एम्फसाइजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ रियलिस्टिक प्रोजेक्ट कॉस्ट एस्टिमेट्स फ्रॉम द आउटसेट, कि आप सही तरीके से आप अपने प्रोजेक्ट की नोइए आप अपने प्रोजेक्ट की कम्प्लेक्सिटी का अंदाजा ही नहीं सही तरीके से लगाते लोग। मैनी ऑफ द ओरिजिनल कॉस्ट एस्टिमेट्स फॉर आईटी प्रोजेक्ट्स आर लो टू बिगिन विद एंड बेस्ड ऑन वेरी अनक्लियर प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट्स। तो जैसे जैसे देखो कि प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट आपको क्लियर होती जाती हैं वैसे वैसे आपके प्रोजेक्ट की कॉस्ट भी इंक्रीज होती जाती है। इसकी भी मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि जब आप अपनी प्रोडक्ट जो है कस्टमर को डिलीवर करते हैं तो और वो अपनी उस एप्लीकेशन को जब यूज़ करता है तो उसके बाद उसको अंदाज़ा होता है कि इसके अंदर ये भी होना चाहिए था, ये भी होना चाहिए था, ये कंपोनेंट भी मुझे ऐड करवाना है। तो इस तरीके से आपकी अनक्लियर रिक्वायरमेंट आपको स्टार्ट में ही उस प्रोजेक्ट की एक्चुअल रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट 100%, एक्चुअल तो पता होती है लेकिन 100% नहीं कह सकते कि आपको उस प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट का अंदाजा है। तो जब आपको उस प्रोजेक्ट की 100% रिक्वायरमेंट का अंदाजा ना हो तो फिर आप एक्चुअल कॉस्ट उसकी एस्टिमेट कर भी नहीं पाते। ठीक है, तो जो कॉस्ट कैलकुलेट की जाती है वो रफली कैलकुलेट की जाती है और एक्चुअल कॉस्ट आपकी जो प्रोजेक्ट के डिलीवर होने के बाद यानी उसके अंदर जो चेंजेस होती हैं उन चेंजेस के भी बाद जो फाइनल प्रोडक्ट आपकी सामने आती है तब आपको आपकी प्रोजेक्ट की एक्चुअल कॉस्ट का अंदाजा होता है। तो फिर उन सारी चीज़ों को सामने रखते हुए आप नेक्स्ट टाइम जब उस टाइप के प्रोजेक्ट्स को आप जो है असाइन करते हो तो आपके माइंड में वो सारी की सारी पिछली बातें पुराने एक्सपीरियंसेस आपके सामने होते हैं। तो फिर आप उसी की बेस पे ही आप अपने कस्टमर को सेटिस्फाइड भी करते हो और अच्छी एडवाइसेस भी करते हो और उसको बताते हो कि आपके प्रोजेक्ट में ये चीज़ें भी शामिल हो सकती हैं अगर आप शामिल करवाना चाहें तो। ठीक है, क्योंकि आप लोग जो प्रोजेक्ट मैनेजर होता है उसे डिफरेंट तरह के क्लाइंट्स के साथ कम्युनिकेशन करने के बाद इतना एक्सपीरियंस हो जाता है कि वो किसी को जो है वो कन्विंस कर सकता है उस प्रोजेक्ट के अंदर मॉड्यूल्स को कम या ज्यादा करने में। मैनी आईटी प्रोफेशनल्स थिंक प्रिपेयरिंग कॉस्ट एस्टिमेट इज अ जॉब फॉर अकाउंटेंट। बहुत सारे लोग यही समझते हैं कि ये तो भाई किसी अकाउंटेंट का काम है, व्हेन इन फैक्ट इट इज अ वेरी डिमांडिंग एंड इम्पॉर्टेंट स्किल दैट प्रोजेक्ट मैनेजर्स नीड टू एक्वायर। जबकि ये तो एक अहम जुज है आपकी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक्टिविटीज का। देखिए आपको याद होगा कि पीएम नॉलेज बुक एरियाज के अंदर हमने बात की थी कि कौन कौन से ऐसे एरियाज हैं जिनके अंदर पीएम जो प्रोजेक्ट मैनेजर होता है उसको अपनी सर्विसेज देनी पड़ती हैं। तो उसके अंदर जो है प्रोजेक्ट कॉस्ट एस्टिमेशन एक अहम इंपॉर्टेंट रोल था इसका। कॉस्ट को मैनेज करना, रिस्क को मैनेज करना, प्लानिंग करना, डिजाइनिंग, आपकी टीम को कंट्रोल करना, स्केजुलिंग करना, ठीक है, हायरिंग करना, अप्रूवल्स लेना, मीटिंग्स कंडक्ट करवाना, ठीक है, मॉनिटरिंग करना। तो ये सारी की सारी जो चीजें थी ये एक्चुअल में आपकी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक्टिविटीज का पार्ट है। तो इसलिए आपको यही नहीं समझना कि ये इस काम के लिए भी मुझे एक अकाउंटेंट रखना है। मैनी आईटी प्रोजेक्ट्स इन्वॉल्व न्यू टेक्नोलॉजी। तो बहुत सारे आईटी प्रोजेक्ट्स होते हैं कि हर साल उनके अंदर इनोवेशंस आती हैं, प्रोग्रामिंग स्कीम चेंज हो जाती हैं, नए मॉडल्स अडॉप्ट किए जाते हैं, नई नई टेक्नोलॉजी को उसके अंदर ऐड किया जाता है। ठीक है, तो देखिए आजकल जितनी भी आप लेटेस्ट एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं उनके अंदर नई नई इनोवेशंस आती जा रही हैं। किसी के अंदर फेस रिकॉग्नाइजेशन आ गई है, उसके अंदर जनाब ऑब्जेक्ट डिटेक्शन आ गई है, उसके अंदर वॉइस रिकॉग्निशन आ गई है, उसके अंदर जो है आपकी जो है डिफरेंट तरह के आपने मॉड्यूल्स नए नए ऐड होते जा रहे हैं। तो भाई जैसे जैसे नई नई चीजें आती जा रही हैं तो नई नई चीजों के बारे में कॉस्ट का अंदाजा लगाना
तभी है जब आप उनके साथ आप इंटरेक्ट करेंगे, ठीक है। Our business processes which involve untested products and inherited risk, और बहुत सारे ऐसे होते हैं कि जो शुरू से ही आपके प्रोजेक्ट के अंदर वो रिस्क आपके साथ साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। और वो रिस्क किस तरह से हो सकते हैं कि आपने शुरू में ही आपने अपनी टीम को सही तरीके से हायर नहीं किया, आपने रिसोर्सेज सही तरीके से चूज नहीं किए, टेक्नोलॉजी का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया, और थ्रू आउट आप अपनी उन खामियों को दूर करने की बजाय उन्हीं चीज़ों को साथ लेकर नए प्रोजेक्ट स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। जिसकी वजह से भी आपके प्रोजेक्ट की कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है। क्या आपको पता है कि एक पर्सन जो है वो आपको सही वर्क परफॉर्म करके नहीं दे रहा, आप फिर उसको नए प्रोजेक्ट में ऐड कर रहे हो, ठीक है। तो पहले ही वो आपका 10 दिन का काम 15 दिन में कर रहा है, तो फिर आपने दूसरे प्रोजेक्ट में उसको शामिल कर लिया, तो इट मीन्स कि वो पर्सन जो है वो आपकी कॉस्ट को इंक्रीज कर रहा है। इसी तरह टेक्नोलॉजी है, इसी तरह हार्डवेयर डिवाइसेज हैं, ठीक है, इस तरह सॉफ्टवेयर डिवाइसेज हैं, डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं, कि आपकी सही मैनेजमेंट ना होने की वजह से, उन रिस्क को सही तरीके से डील ना करने की वजह से आपकी कॉस्ट जो है वो ओवररन हो जाती है। तो ये कुछ रीजंस हैं जो मैंने आपसे डिस्कस की, प्रोजेक्ट की जो है कॉस्ट ओवररन क्यों होती है। अब हम देखते हैं प्रोजेक्ट कॉस्ट मैनेजमेंट प्रोसेस क्या है। सबसे पहला जो काम है इसके अंदर, एक्चुअल में आप इसके अंदर तीन मेजर हम इसको कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करते हैं। पहली एक्टिविटी को नाम देते हैं जी कॉस्ट एस्टिमेशन। पहली एक्टिविटी को हम नाम देते हैं कॉस्ट एस्टिमेशन। तो कॉस्ट एस्टिमेटिंग क्या है जी? डेवलपिंग एन अप्रोक्सीमेशन और एस्टिमेट, यानी डेवलपिंग एन अप्रोक्सीमेशन और एस्टिमेट ऑफ द कॉस्ट ऑफ द रिसोर्सेज नीडेड टू कंप्लीट अ प्रोजेक्ट। किसी भी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए जो रिसोर्सेज आपको रिक्वायर्ड होती हैं उनकी एस्टिमेशन करना, ठीक है। तो ये हमारे पास कॉस्ट एस्टिमेशन है। उनकी जो है उन चीज़ों को अप्रोक्सीमेट, जो चीज़ें हमारी यूज़ होनी है उनका अंदाज़ा लगाने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? कॉस्ट बजटिंग। पहला तो ये है ना कि मुझे चाहिए क्या क्या, ठीक है। फिर उसके बाद कॉस्ट बजटिंग, allocating the overall cost estimate to individual work items to establish a baseline for measuring performance। कि अब आपको इनिशियल इन्वेस्टमेंट क्या करनी है, यानी आपको ये तो पता चल गया कि मुझे ये चीज़ें चाहिए और इनके ऊपर ये खर्चा आएगा, ये तो कॉस्ट एस्टिमेट कर लें। अब मैंने एलोकेट करना है कि अब फॉर एग्जांपल मैंने उसमें से 10 लाख रुपए मैंने रखा है सैलरीज के लिए, तो अब मैंने फर्स्ट मंथ में कितना बजट सैलरीज में से यूटिलाइज करना है, कितना बजट मैंने हार्डवेयर के पोर्शन के लिए रखा है, कितना मैंने जो है रिस्क को मिटिगेट करने के लिए रखा है, कितना पोर्शन जो है मैंने एडवर्टाइजमेंट के लिए रखा है, कितना पोर्शन जो है बजट का मैंने जो है बिल्स के लिए, यूटिलिटीज के लिए रखा है, रेंट के लिए रखा है, ठीक है। डिफरेंट आपके इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स जो होते हैं उनके लिए मैंने कितना बजट रखा है। तो एक्चुअल में अगर आप किसी बजट की रिपोर्ट को जब आपके सामने आए ना, तो आप उसमें देखेंगे डिफरेंट तरह के हेड्स होते हैं, ठीक है। डिफरेंट तरह के हेड से मुराद क्या, डिफरेंट कैटेगरीज बनाई हुई होती हैं। वो भी मैं आपसे एक फाइल शेयर कर दूंगा जिसके अंदर आपको, बल्कि इसके अंदर ही इंक्लूड है, तो उसके अंदर आपको नजर आएगा कि फ्ला पोर्शन के लिए मैंने इतना बजट रखा, फ्ला के लिए इतना रखा, फ्ला के लिए इतना रखा। जिस तरह का भी आप अगर जून जुलाई के अंदर देखें तो गवर्नमेंट बजट पेश करती है, तो वो बताती है जी हेल्थ के लिए इतना रखा हुआ है हमने, आईटी के लिए इतना रखा हुआ है, एजुकेशन के लिए हमने इतना रखा हुआ है, फला के लिए इतना रखा हुआ, फला के लिए इतना रखा हुआ। तो वो क्या, डिफरेंट तरह के बजट्स को डिवाइड किया जाता है ताकि अपनी एक्चुअल अमाउंट को डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूटिलाइज किया जा सके। तो उसको हम कहते हैं कॉस्ट बजटिंग। देन क्या होता है जी, जो आपने एस्टिमेशन की उसको फिर जो बजट आपने एलोकेट किया, उसको एलोकेट करने के बाद उसको कंट्रोल करना, ठीक है, कि वो उस तरीके से यूटिलाइज भी सही तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा। बजट जो मैंने रखा था, क्या वो उस तरीके से यूटिलाइज हो रहा है या नहीं, उसमें कोई कमी बेशी तो नहीं हो रही। अगर कोई ज्यादती हो रही है, मतलब अगर ज्यादा बजट चला गया, तो उसको वहां से निकाल के मुझे किसी और खाते में डालना है, और अगर कमी हो गई है तो किसी और खाते से निकाल के मुझे उस खाते को पूरा करना है, ठीक है। तो इसको कहते हैं कॉस्ट कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग चेंजेस टू द प्रोजेक्ट बजट, ठीक है। तो ये आपके पास जो है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेस के अंदर तीन मेजर एक्टिविटीज हैं आपकी। सबसे पहले कॉस्ट को एस्टिमेट करना, फिर कॉस्ट को बजटिंग करना यानी एलोकेशन करना, उसके बाद है जी उसके कंट्रोल करना। अब देखिए कि आपके सामने एक समरी मैंने रखी है। इस समरी के अंदर सबसे ऊपर क्या है जी? प्लानिंग है। प्लानिंग के अंदर आप क्या करते हैं? प्रोसेस आपका क्या आता है? कॉस्ट एस्टिमेशन, क्या आप कॉस्ट को एस्टिमेट करते हो। उसके अंदर आपकी आउटपुट क्या होगी इस प्रोसेस की? इस प्रोसेस की आउटपुट ये होगी कि आपकी एक्टिविटी की, हर सारी एक्टिविटीज की कॉस्ट की डिटेल आ जाएगी आपके पास, ठीक है। और जो जो आपने चेंजेस करनी है वो भी डिटेल आ जाएगी आपके पास।
देन आपको पता चलेगा कि कौन सी चीजों को आपने अपने प्लान के अंदर अपडेट करना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा, ये प्रोसेस 1 था। नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा आपके पास, प्रोसेस 2 के अंदर कॉस्ट बजटिंग, यानी आपने बेस लाइन कॉस्ट डिसाइड कर ली, प्रोजेक्ट की फंडिंग रिक्वायरमेंट डिसाइड कर ली, रिक्वेस्टेड चेंजेस आपने डिसाइड कर ली, और फिर आप अपने कॉस्ट मैनेजमेंट प्लान को फिर अपडेट करोगे इसके अकॉर्डिंग। देन उसके बाद आपका प्रोजेक्ट चल पड़ेगा। जब प्रोजेक्ट चल पड़ा, फिर आपको जरूरत है उस कॉस्ट को मॉनिटर करने की और कंट्रोल करने की, ठीक है। और कंट्रोल और मॉनिटर करने के प्रोसेस के अंदर क्या होगा, परफॉर्मेंस देखेंगे आप मेजरमेंट्स के थ्रू, फोरकास्ट करेंगे आप डिफरेंट तरह की इंफॉर्मेशन के सामने रखते हुए, फिर आप रिक्वेस्टेड चेंजेस को अडॉप्ट करोगे, रिकमेंडेड करेक्टिव आपकी जो एक्शंस होंगे उनको फॉलो करोगे, एंड अपडेट्स टू द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान, और उसके अकॉर्डिंग फिर आप अपने प्रोजेक्ट के प्लान को अपडेट कर लोगे, ठीक है। अब देखो कि आप जब आप कंट्रोल या मॉनिटर कर रहे होगे तो आपको एक्चुअल कॉस्ट जो होगी वो उसका अंदाजा होता जाएगा साथ साथ। देन फिर आप प्रोजेक्ट की एक्चुअल जो आपकी जो प्लानिंग कॉस्ट थी उसको आप साथ साथ आप अपडेट करते रहेंगे, ठीक है। यानी पहले आपने फॉर एग्जांपल 1 करोड़ रखा था या 10 लाख रखा था बजट, आपने जब उसको स्टार्ट किया, एग्जीक्यूट किया, मॉनिटरिंग और कंट्रोलिंग के दौरान पता चला कि नहीं 10 से 11 लाख इसकी जो कॉस्ट है 1 लाख इंक्रीज हो रही है, तो फिर आप अपने एक्चुअल प्लान को जहां 10 लाख मेंशन किया था उसको आप इंक्रीज कर लोगे। उसके बाद कॉस्ट एस्टिमेशन, कॉस्ट बेसलाइन, और कॉस्ट बेसलाइन से रिलेटेड मैंने आपको लास्ट लेक्चर के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी, जिनसे हमें अपने प्रोजेक्ट की साथ साथ मॉनिटरिंग के अंदर अंदाज़ा होता जाता है रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, और आपकी जो है फीडबैक आपका, आपकी जो है मनी की वर्थ आपकी, फिर उसके बाद आपके ऑर्गेनाइजेशन के प्रोसेस एसेट्स आपको अंदाजा हो जाएंगे। तो इस तरीके से भाई प्रोजेक्ट की कॉस्ट जब चलेगी, प्रोजेक्ट जब स्टार्ट होगा, तो तब आपको कॉस्ट का जो अंदाजा होगा वो कॉस्ट आपके पास डिफरेंट होगी। जब आपका प्रोजेक्ट जो है वो फिनिशिंग की तरफ जा रहा होगा, तो आपको आपकी एक्चुअल कॉस्ट की क्लियरिटी होती जाएगी साथ साथ, ठीक है। तो ये 3 फेजेज जो हैं ये आपके माइंड में होने चाहिए कि किस फेज में हम क्या काम करते हैं। अब बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ कॉस्ट मैनेजमेंट क्या है जी, मोस्ट मेंबर्स ऑफ एन एग्जीक्यूटिव बोर्ड बेटर अंडरस्टैंड, वो बेहतर जानते होते हैं, उनका एक्सपीरियंस होता है, एंड मोर इंटरेस्टेड इन फाइनेंशियल टर्म्स देन आईटी टर्म्स। उन्हें इस बात से कोई गर्ज नहीं होती कि आपने उसके अंदर जनाब सेशन लगाया कि नहीं, आपने उसके अंदर कमांड कौन सी यूज़ की है, आपने उसके अंदर लूप्स कौन सी यूज़ की हैं, आपने उसके अंदर जो है इनपुट्स कैसे लिए हैं, आपने उसके अंदर आउटपुट्स कैसे लिए हैं, आपने रिपोर्ट्स कैसे जनरेट की हैं। उनका एग्जेक्टिव लेवल का जो बंदा होता है उसका इंटरेस्ट इन छोटी मोटी चीज़ों में नहीं होता, उसका इंटरेस्ट होता है फाइनेंशियल टर्म्स के अंदर, ठीक है। कि फाइनेंशियल टर्म से मुराद क्या है कि फलां पोर्शन में कितना इन्वेस्ट हो रहा है, फलां पे कितना इन्वेस्ट हो रहा है, फलां पे कितना इन्वेस्ट हो रहा है, उसकी आउटकम क्या आ रही है, उसकी आउटकम क्या आ रही है, उसकी आउटकम क्या आ रही है। यानी उसने देखना होता है कि मैंने पैसा कितना लगाया और मुझे बचत कितनी आ रही है और मुझे लॉस कितना हो रहा है, ठीक है। तो उसका जो है जो फोकस होता है वो फाइनेंशियल टर्म्स के ऊपर होता है, ना कि आईटी टर्म्स के ऊपर। सो आईटी प्रोजेक्ट्स मैनेजर मस्ट स्पीक देयर लैंग्वेज, ठीक है। आईटी प्रोजेक्ट वाले बंदे जो हैं वो उन टर्म्स को यूज करेंगे, उन फाइनेंशियल टर्म्स को यूज करेंगे जो कि उनके आईटी प्रोजेक्ट के अंदर यूटिलाइज हो रही है। जिस तरह लाइक फॉर एग्जांपल प्रॉफिट और रेवेन्यूज माइनस एक्सपेंडिचर, कि प्रॉफिट जानने के लिए आप क्या करोगे, रेवेन्यू को माइनस कर दो एक्सपेंडिचर से, तो आपके पास प्रॉफिट आ जाएगा। प्रॉफिट मार्जिन देखना हो तो क्या करोगे, तो प्रॉफिट मार्जिन देखने के लिए या सेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक रेशियो सेट करनी पड़ेगी, ठीक है। कि अगर मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ कितने परसेंट जो है मुझे बेनिफिट आएगा। अगर मैं रेशियो सेट करता हूँ कि मुझे 2% प्रॉफिट चाहिए, तो आप क्या करोगे, $100 के ऊपर जब 2% निकालोगे तो आपको $102 मिलेंगे, ठीक है। तो इट मीन्स कि आपने 2% प्रॉफिट मार्जिन रखा। अगर आप 20% रखते हो, 10% रखते हो, 30% रखते हो, तो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट जो है वो गोल्स होते हैं, वो अपनी कंपनी या अपनी ऑर्गेनाइजेशन के गोल को सामने रखते हुए जो है वो प्रॉफिट मार्जिन सेट करती है। ये जितने आम शॉपकीपर्स होते हैं या फैक्ट्री वाले होते हैं या सॉफ्टवेयर हाउसेज वाले होते हैं, जितने भी प्रोडक्शन इंडस्ट्रीज होती हैं, वो क्या करते हैं, वो अपने प्रॉफिट मार्जिन को सेट करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि लाइफ साइकिल कॉस्टिंग, कंसीडर द टोटल कॉस्ट ऑफ द ओनरशिप और डेवलपमेंट प्लस सपोर्ट कॉस्ट फॉर अ प्रोजेक्ट। कि एक तो आपने पहली स्टार्ट इन्वेस्टमेंट की, उसके बाद उसको चलाने के लिए हर महीने चलाने के लिए आपको पैसे लगाने पड़ रहे हैं। यानी एक तो फर्स्ट डे पे आपने इन्वेस्टमेंट की, उसके बाद इन्वेस्टमेंट आपने क्या की कि आपने हर मंथ आपने को उसके अंदर पैसे डालने पड़ रहे हैं, सैलरीज के लिए, रेंट के लिए, यूटिलिटीज के लिए, डिफरेंट तरह की चीज़ों के लिए, प्रमोशंस के लिए, ठीक है। तो वो कॉस्ट भी आपकी फिर ऑब्वियसली उसके अंदर शामिल होती जा रही है, ठीक है। अ प्रोजेक्ट कुड टेक 2 years टू बिल्ड,
मैंने आपको ना एक लास्ट लेक्चर में एक जो 5 साल का प्लान दिखाया था, उसमें मैंने आपको दिखाया था कि पहले साल 0 प्रॉफिट, उसके बाद 10,000, फिर 20,000, फिर 30,000, फिर 50,000, उसके बाद इस एक चौथे 5वें साल में जाके आपकी कंपनी ने जितना लगाया हुआ होता है उतना निकाल लेती है। इट मीन्स कि उसके बाद जो आपकी इनकम स्टार्ट होनी है वो आपका सारा का सारा प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। ठीक है? The project could take 2 years to build and be in place for 10 years, कि 2 साल एटलीस्ट आपको प्रोजेक्ट रन करना चाहिए। ठीक है? और 2 साल के बाद जो है आपको अगले आने वाले 8 से 10 साल तक आपको आपकी प्रोजेक्ट की आउटपुट का अंदाजा होता जाए। Costs and benefits must be estimated for the entire lifetime of the project। ठीक है? आपको ये सोचना है कि मैंने इसको कितने अरसे तक चलाना है। मैंने 5 साल तक चलाना है, मैंने 10 साल तक चलाना है, क्या प्लान है आपका? ठीक है? उससे आपको अंदाज़ा होता जाएगा कि आपकी जो है प्रोजेक्ट की क्या वर्थ है। ठीक है? उसके लिए बेहतरीन एग्ज़ाम्पल थी जो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर जो चार्ट देखा। अच्छा जी, उसके बाद क्या है? अब हम देखते हैं कॉस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर डिफेक्ट के फेजेज़ ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। पहले फेज़ के अंदर जो है आप क्या करते हैं, पहले फेज़ के अंदर देखते हैं कि रिक्वायरमेंट एनालिसिस, इसके लिए कॉस्ट जो है वो आपको कितनी चाहिए होती है। ठीक है? रिलेटिव कॉस्ट टू रिपेयर डिफेक्ट, उसके बाद आपको कोडिंग यूनिट के लिए आपकी कॉस्ट और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। उसके बाद इंटीग्रेशन के वक़्त आपकी कॉस्ट और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। फिर उसकी बीटा टेस्टिंग के वक़्त आपकी कॉस्ट और इंक्रीज़ हो जाती है। और जब आप अपनी प्रोडक्ट की रिलीज़ करते हो, ठीक है, पोस्ट प्रोडक्शन रिलीज़ आपकी कॉस्ट कहाँ पहुँच जाती है, ठीक है? तो ये वक़्त के साथ-साथ जो है ये मल्टीप्लायर जो एक्स है, एक्स इज़ अ नॉर्मलाइज़्ड यूनिट ऑफ कॉस्ट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन डॉलर्स, पर्सन आवर्स, ठीक है? तो आपकी कॉस्ट जो है वो इस तरह से आपकी मल्टीप्लायर के साथ-साथ, साथ-साथ आप अपनी कॉस्ट को मल्टीप्लायर के साथ मल्टीप्लाई करके आप अपनी एक्चुअल कॉस्ट का अंदाज़ा लगा सकते हैं। इट इज़ मच मोर कॉस्ट इफेक्टिव टू स्पेंड मनी ऑन डिफरेंट defining user requirements and doing early testing on IT projects than to wait for problems to appear after implementation. ठीक है? If it would cost $1,000 to repair a software defect in the requirements and analysis phase, but it would cost $30,000 to fix it in the post product release phase। ठीक है? तो अगर आपका $1,000 लग रहा है स्टार्ट में रिक्वायरमेंट के वक्त, तो आप अंदाजा रखें कि भाई $30,000 तक मेरी कॉस्ट जाएगी जब मैं प्रोडक्ट को रिलीज करने लगूंगा। ठीक है? यानी 30 टाइम मोर कॉस्ट आपकी जो है वो एक्चुअल में लगती है। बेसिक प्रिंसिपल्स कौन-कौन से हैं जी कॉस्ट मैनेजमेंट के? सबसे पहले कैश फ्लो का एनालिसिस किया जाता है। कैश फ्लो का एनालिसिस डिटरमिन द एस्टिमेटेड एनुअल कॉस्ट एंड बेनिफिट्स फॉर अ प्रोजेक्ट एंड द रिजल्टिंग एनुअल कैश फ्लो। के मेरा कैश फ्लो क्या होगा? कैश फ्लो मैंने निकालने का तरीका भी आपको बताया था लास्ट लेक्चर में। ठीक है? तो आपने अपने एनुअल कॉस्ट का अंदाज़ा लगाना होता है, ठीक है? कि अगर हर मंथ मेरा ये खर्चा हो रहा है तो 1 साल में मेरा कितना खर्चा होगा? उसके बाद आपने अपने कैश फ्लो का अंदाज़ा लगाना होता है कि मुझे हर महीने कितनी-कितनी इन्वेस्टमेंट उसके अंदर करनी पड़ रही है। Too many projects with high cash flow needs in the same year may not be able to be spotted, which will impact profitability। कि ऐसे प्रोजेक्ट्स जिसमें आपका कैश फ्लो यानी हर महीने जो आपको इनकम इन्वेस्ट करनी पड़ रही है वो अगर बहुत ज़्यादा है या वो सेम जा रही है, तो इट मीन्स कि आपका प्रोजेक्ट जो है वो उसका प्रॉफिट में जाने का चांस जो है वो बड़ा कम होता है। ठीक है? यानी होना तो ऐसे चाहिए ना कि पहले स्टार्ट में अगर आपका 10 लाख लग रहा है तो हर महीने 10 लाख तो नहीं लगना चाहिए। फिर आप 1-1 लाख को अगर लगा रहे हैं तो इट मीन्स कि आपका खर्चा आहिस्ता-आहिस्ता कम हो रहा है। पहले साल 10 लाख लगा, दूसरे साल 8 लाख लगा, फिर 6 लाख लगा, फिर 4 लाख लगा। जैसे मैंने आपको लास्ट 5 ईयर्स का चार्ट दिखाया था जिसमें क्या था कि पहले आपने 1 लाख लगाया, फिर आपको 10,000 बचा तो इट मीन्स कि आपका 90,000 लगा। फिर आपको 20,000 बचा, इट मीन्स कि 80,000 आपकी कॉस्ट आई। फिर आपको 50,000 बचा तो इट मीन्स कि आपका 70,000 लगा। तो ऐसा-ऐसा आपकी कॉस्ट कम होनी चाहिए। अगर वो स्टेबल है, अब अगर आपका कैश फ्लो सेम जा रहा है, तो इट मीन्स कि आप प्रॉफिट की तरफ नहीं जा रहे। टेंजिबल कॉस्ट और बेनिफिट्स क्या होते हैं? आर दोज़ कॉस्ट और बेनिफिट्स दैट एन ऑर्गेनाइजेशन कैन ईज़िली मेजर इन डॉलर्स। वो आपके छोटे-छोटे पार्ट्स, आपके कंपोनेंट्स, आपकी जो कॉस्ट जिनके अंदर आ रही है। अ टास्क दैट वाज़ एलोकेटेड $150,000 बट एक्चुअली कॉस्ट इज़ $1,00,000। एक्चुअल में $1,00,000 है लेकिन आपने $1,50,000 रखा हुआ है क्योंकि उसके अंदर आपने छोटे-छोटे टेंजिबल आपने कॉस्ट के आइटम्स को भी आपने उसमें ऐड किया हुआ है। यानी आपने कहा जी 1,00,000 तो मेरा लगना ही लगना है, $50,000 मैं अपने एसेट के तौर पे रखता हूँ इफ द एसेट एलोकेटेड आर यूज्ड फॉर अदर प्रोजेक्ट्स।
कि हो सकता है कि ये 50,000 जो है मेरा इसमें लग जाए, अगर बच गया तो मैं किसी और प्रोजेक्ट में इस्तेमाल कर लूँगा, ठीक है? तो आपको कुछ अपने पास रिस्क के तौर पे भी मनी रखनी पड़ती है। देन इंटेंजिबल कॉस्ट, ये तो टेंजिबल थी, और इनटेंजिबल कॉस्ट कौन सी है? आर कॉस्ट आर बेनिफिट्स दैट आर डिफिकल्ट टू मेजर इन मॉनेटरी टर्म्स। ये इनको मेजर करना हमारे लिए मुश्किल होता है। कॉस्ट कौन सी? रिसोर्सेज यूज्ड टू रिसर्च रिलेटेड एरियाज ऑफ द प्रोजेक्ट बट नॉट बिल्ड इन द टू द प्रोजेक्ट। कि हो सकता है कि आपको उसके लिए, उस प्रोजेक्ट के लिए कोई रिसर्च करनी पड़ जाए, कोई नई इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ जाए, ठीक है, जो कि पहले आपने डिसाइड नहीं किया हुआ था, लेकिन जब आपने उस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया तो तब आपको उस वक्त की जरूरत के मुताबिक आपको जो है उसकी जरूरत पड़ गई, तो उसका आपने अंदाजा पहले नहीं लगाया था। और बेनिफिट्स कौन से हो सकते हैं? गुडविल, प्रेस्टाइज, जनरल स्टेटमेंट्स ऑफ द इम्प्रूव्ड प्रोडक्टिविटी नॉट इजीली ट्रांसलेटेड इन डॉलर्स। कि आपको किसी भी प्रोजेक्ट की जो क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करने के लिए जो है, उसके लिए भी आपको कॉस्ट आपकी कभी बढ़ भी सकती है या कम भी हो सकती है। तो उस तरह की कॉस्ट को हम इंटेंजिबल कॉस्ट के अंदर शामिल करते हैं, ठीक है। तो कैश फ्लो आप एनालिसिस करेंगे, देन आप टेंजिबल कॉस्ट का मुआवजा करेंगे, देन फिर आप इंटेंजिबल कॉस्ट को देखेंगे और अपने बेनिफिट्स को देखेंगे। उसके बाद कुछ डायरेक्ट कॉस्ट को देखेंगे। डायरेक्ट कॉस्ट कौन सी होती है? आर कॉस्ट दैट कैन बी डायरेक्टली रिलेटेड टू द प्रोड्यूसिंग द प्रोडक्ट्स, जो डायरेक्टली प्रोडक्ट के साथ रिलेट कर रही है, एंड सर्विसेज ऑफ द प्रोजेक्ट, और उस प्रोजेक्ट की सर्विसेज देने के लिए आपको वो कॉस्ट इस्तेमाल करनी पड़ रही है। लाइक कैसे? सैलरीज हो गई जैसे, कॉस्ट ऑफ हार्डवेयर हो गया जैसे, सॉफ्टवेयर परचेज हो गया जैसे, ठीक है। उसके बाद आपकी स्पेसिफिकली फॉर द प्रोजेक्ट, जो स्पेसिफिकली उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड हो, ठीक है, डायरेक्ट तरीके से, तो वो उसको हम क्या कहेंगे? डायरेक्ट कॉस्ट कहेंगे। और इनडायरेक्ट कौन सी हो सकती है? आर कॉस्ट दैट आर नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू द प्रोडक्ट और सर्विस, वो उसके साथ डायरेक्ट लिंक नहीं कर रही होती, बल्कि क्या होती है? बट आर इनडायरेक्टली रिलेटेड टू द परफॉर्मिंग द प्रोजेक्ट। कि आपकी प्रोजेक्ट की जो प्रोग्रेस है, अगर तो वो बेहतर जा रही है तो इट मीन्स कि आपकी कॉस्ट कम हो रही है, अगर वो बेहतर नहीं जा रही परफॉर्मेंस, तो इट मीन्स कि आपको इनडायरेक्ट कॉस्ट का भी सामना करना पड़ सकता है। वो आपकी, जैसे कि आपका पेपर टॉवल हो गया, आपकी इलेक्ट्रिसिटी होगी, इस तरह आपके ऑफिस के अंदर बहुत सारे ऐसे आइटम्स मौजूद होते हैं जिनकी इनडायरेक्ट कॉस्ट आपकी इंक्रीज हो सकती है। उसके बाद आपकी संक कॉस्ट है। संक कॉस्ट कौन सी होती है जी? संक कॉस्ट इज अ मनी दैट हैज बीन स्पेंड इन द पास्ट व्हेन डिसाइडिंग व्हाट प्रोजेक्ट टू इन्वेस्ट इन और कंटिन्यू। वो कॉस्ट आपकी जो आपकी प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले, यानी जब आपने इनिशियल असेसमेंट कर रहे होते हैं, उस वक़्त आपका भी कोई खर्चा हो जाता है। उस खर्चे को देखो, वो तो अभी आपके पास तो पैसे आने ही नहीं शुरू हुए होते, ना ही आपने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया हुआ होता है। तो उसकी असेसमेंट में जो आपके अखराजात हो गए, वो अखराजात जो थे वो आपके क्या हो गए? वो आपके संक कॉस्ट के अंदर चले गए, ठीक है? अभी प्रोजेक्ट आपने आपने कंटिन्यू नहीं किया, अभी आपने स्टार्ट नहीं किया, उससे पहले ही आपकी डिसीजन लेते-लेते कुछ आपकी मनी जो है वो स्पेंड हो जाती है। यू शुड नॉट इंक्लूड संक कॉस्ट। तो आप संक कॉस्ट को अपनी प्रोजेक्ट की कॉस्ट के अंदर शामिल नहीं करते। To continue funding a failed project because a great deal of money has already been spent on it is not a valid way to decide on which project to fund। ठीक है, तो इस तरीके से इस चीज से बचा जाए। sunk cost should be forgotten, उसको जो है भूला जाए, ठीक है, उसको इसका पार्ट ना बनाया जाए। उसके बाद जी लर्निंग कर्व थ्योरी, इसमें क्या होगा? आपकी हेल्प क्या होगी? ये आपको हेल्प करेगी स्टेट दैट व्हेन मेनी आइटम्स आर प्रोड्यूस्ड, जब आप एक से ज्यादा प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं और टास्क परफॉर्म कर रहे हैं रिपीटेटिवली, द यूनिट कॉस्ट ऑफ दोज आइटम्स डिक्रीजेस इन रेगुलर पैटर्न्स। क्या आप एक ही काम को बार बार कर रहे हो, तो वो आपको समझ लें कि आपने कोई पेज डिजाइन किया या आपने एक कंपोनेंट डिजाइन किया, वही कंपोनेंट या वही आपका पूरे का पूरा कोड किसी और पेज के ऊपर भी आपका यूटिलाइज हो रहा है, तो इट मीन्स कि वो आपका टाइम भी सेव हो रहा है और वो आपकी कॉस्ट भी सेव हो रही है। आपने अंदाजा तो उसके उस कंपोनेंट की कॉस्ट का सेपरेटली लगाया हुआ था, लेकिन जो है उसने आपकी कॉस्ट को सेव किया। किस तरीके से? कि वो आप काम जो है रिपीट हो गया आपका, वो आपका रेगुलर पैटर्न बन गया। एज मोर यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड और मोर टास्क परफॉर्म्ड, ठीक है, तो आप जितने भी आप यूनिट्स प्रोड्यूस करते जाएंगे, वो आपका जो है वो सेम टास्क आपका बार बार परफॉर्म होता जाएगा, सेम एक्टिविटी। उसके बाद रिजर्वर्स। Reserves are dollars include in a cost estimate to mitigate cost risk by allowing it for future situations। कि कुछ पैसे अपने पास वो भी होने चाहिए ना रिजर्व के तौर पे रखे हुए, कि मुझे फ्यूचर में अगर कोई ऐसा रिस्क आ जाता है, कोई ऐसा नुकसान आ जाता है, ऐसे खर्चात आ जाते हैं, प्रोजेक्ट को फेल होने के चांस हो जाते हैं, तो मुझे उस वक्त उस सूरत हाल से निपटने के लिए क्या करना है, ठीक है, दैट आर डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट। ठीक है, इनको प्रिडिक्ट करना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है।
कंटीजेंसी रिजर्वर्स, ये क्या होते हैं? अलाउ फॉर फ्यूचर सिचुएशंस दैट मे बी पार्शियली प्लान्ड फॉर समटाइम्स कॉल्ड नोन अननोन्स, मालूम भी हो सकते हैं, नहीं भी मालूम हो सकते, एंड आर इंक्लूडेड इन द प्रोजेक्ट कॉस्ट बेस लाइन। और इनको आपने, इन कॉन्टीजेंसी रिजर्वर्स को आपको आपके प्रोजेक्ट की कॉस्ट के अंदर शामिल करना पड़ता है और उसकी बेस कॉस्ट के अंदर ही शामिल करना पड़ता है। रिक्रूटिंग एंड ट्रेनिंग कॉस्ट, हो सकता है कि आपको नया बंदा हायर करना पड़ जाए, पहले ₹1,00,000 सैलरी पे रखा हुआ था, अब 2 लाख पे रखना पड़ जाए या 1.5 लाख पे रखना पड़ जाए, क्योंकि प्रोजेक्ट की नोयत चेंज हो गई। उसके अंदर आपको जो कस्टमर ने रिक्वायरमेंट जब चेंज की, ठीक है, या फीडबैक दिया, तो उसने कुछ और चीज डिमांड कर ली, उस चीज का तो बंदा ही नहीं था आपके पास। ठीक है, तो उसको हैंडल करने के लिए, टैकल करने के लिए आपको नया पर्सन भी हायर करना पड़ सकता है और पुराने एम्प्लॉय को ट्रेनिंग भी दिलवाने के लिए खर्चा करना पड़ सकता है, उसको ट्रिप भी करवाना पड़ सकता है। कॉस्ट फॉर एक्सपेक्टेड पर्सनल्स टर्नओवर ड्यूरिंग अ प्रोजेक्ट, तो ये जो चीजें होती हैं, ये भी आपके प्रोजेक्ट की कॉस्ट को टर्नओवर करती हैं, इंक्रीज करती हैं। देन उसके बाद मैनेजमेंट रिजर्वर्स अलाउ फॉर फ्यूचर सिचुएशंस दैट आर अनप्रिडिक्टेबल। ठीक है, ऐसी सिचुएशन जिनका भी अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, वो भी अननोन और नोन हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि एक्सटेंडेड अब्सेंस ऑफ अ मैनेजर, कि आपका मैनेजर ही गायब हो गया है, सप्लायर आपका जो है वो छोड़ के चला गया कारोबार, जिससे आप पहले हार्डवेयर ले रहे थे या सॉफ्टवेयर ले रहे थे या कोई वेंडर थे या कोई टेक्निकल सर्विसेज ले रहे थे। ठीक है, तो वो भी आपकी कंपनी जो है, वो भी आपकी कंपनी छोड़ के जा सकती है, तो आपको किसी और कंपनी से भी एग्रीमेंट साइन करना पड़ सकता है। तो इस तरह से रिलेटेड जो आपके मैनेजमेंट रिजर्व्स हो सकते हैं, कंटीजेंसी रिजर्व हो सकते हैं, तो इस तरह के डिफरेंट नोन और अननोन रिजर्व्स और रिजर्वर्स को भी आपको अपने प्रोजेक्ट की कॉस्ट के अंदर इंक्लूड करना चाहिए। देन आप उसके बाद फिर आप क्या कर सकते हैं? कॉस्ट को एस्टिमेट कर सकते हैं। कॉस्ट एस्टिमेशन के टॉपिक को भी हमने लास्ट टाइम। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या है जी? उसके बाद हमने नेक्स्ट देखना ये था कि हमारे पास जो है कॉस्ट एस्टिमेशन के टॉपिक को देखना है। ये हमने ऑलरेडी वैसे डिस्कस किया हुआ है, लेकिन दोबारा इसको थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। आफ्टर डेवलपिंग अ गुड रिसोर्स रिक्वायरमेंट्स लिस्ट, पीएम्स एंड देयर टीम्स मस्ट डेवलप सेवरल एस्टिमेट्स। ठीक है, कि आपको क्या करना पड़ता है कि आपको आपकी टीम से रिलेटेड डिफरेंट जो है एस्टिमेशन अपने रिसोर्सेज की करनी पड़ती हैं। PMs and their teams must develop several estimates of the cost for these resources, obviously करनी पड़ती हैं। Project managers must take cost estimate seriously if they want to complete, अगर तो भाई वो अपने विद इन प्रोजेक्ट कंप्लीट करना चाहते हैं, तो उन्हें सीरियसली जो है अपने प्रोजेक्ट की कॉस्ट को एस्टिमेट करना पड़ेगा। इट्स इम्पॉर्टेंट टू नो द टाइप ऑफ कॉस्ट एस्टिमेट, तो इसके लिए उनको ये अंदाजा लगाना है कि किस तरह की मुझे कॉस्ट एस्टिमेशन करनी है और कैसे करनी है, हाउ टू प्रिपेयर कॉस्ट एस्टिमेशन एंड टिपिकल प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद आईटी कॉस्ट, और जो आईटी कॉस्ट से रिलेटेड जो टेक्निकल पॉइंट्स हैं, उनको मैंने कैसे, प्रॉब्लम्स को मैंने कैसे रिजॉल्व करना है, इस चीज का आपको अंदाजा लगाना जरूरी है। रफ ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, रोम कहते हैं इसको। रोम का मतलब क्या है? इसमें आप क्या करते हैं? एस्टिमेट प्रोवाइड्स एन एस्टिमेट ऑफ व्हाट अ प्रोजेक्ट विल कॉस्ट, कि एस्टिमेट प्रोवाइड आपको बताते हैं कि आपने क्या क्या चीजें प्रोजेक्ट के अंदर शामिल करनी है। आल्सो रेफर टू एज ए बाल पार्क एस्टिमेट, अ गेस्टिमेट, अ स्वैग, अ बोर्ड गेज। ठीक है, तो ये वो सारी चीजें हैं जो क्या करती हैं? आपकी हेल्प करती हैं। डन वेरी अर्ली इन अ प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट के स्टार्ट में ऑफन 3 or more years prior to प्रोजेक्ट कंप्लीशन, यानी प्रोजेक्ट की कंप्लीट होने से पहले ही आपको ये सारे काम करने पड़ते हैं। और इवन बिफोर अ प्रोजेक्ट इज ऑफिशियली स्टार्टेड टू हेल्प पीएम्स मेक प्रोजेक्ट सिलेक्शन डिसीजंस। तो आपको भाई जब तक आपकी कॉस्ट एस्टिमेशन नहीं होगी, मुझे बताएं, तब तक आप अपने प्रोजेक्ट को स्टार्ट कैसे करेंगे? ठीक है, तो आपको उसकी डिसीजन लेने के लिए ये सारे का सारे टास्क पहले परफॉर्म करने पड़ेंगे। एक्यूरेसी इज टिपिकली 50% to 100%। हो सकता है कि आप 100% कॉस्ट एस्टिमेट कर बैठे हो, लेकिन 50% तो एटलीस्ट आपको पता हो कि मेरा खर्चा कितना आएगा। मीनिंग द प्रोजेक्ट एक्चुअल कॉस्ट कुड बी 50% बिलो द रोम एस्टिमेट और 100% अबव। ठीक है, तो अगर 50% से कम है तो भी आप लॉस में चले जाओगे, 100% से ज्यादा हो गई है तो फिर भी भैया आप नो लॉस में चले जाओगे। A Rome estimate that actually cost $1 lakh would range between 50,000 to $2 lakh। ठीक है, कि अगर आपकी प्रोजेक्ट की कॉस्ट जो है वो $1 लाख है एक्चुअल, तो भाई आप एटलीस्ट 50,000 तो अपने माइंड में रखो,
और मैक्सिमम 2 लाख माइंड में रखो, यानी 50% से 100% तक आपका डिक्रीज कम या ज़्यादा हो सकता है। द एक्यूरेसी रेंज इज ऑफन मस्ट वाइडर फॉर आईटी प्रोजेक्ट। तो ये डिफरेंट प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट वेरी करते हैं, किसी में कम भी हो सकती है और किसी में ज़्यादा भी हो सकती है, ठीक है। तो $1 लाख का काम हो अगर, तो वो कम से कम $50,000 अपने माइंड में रखो और ज़्यादा से ज़्यादा $2 लाख अपने माइंड में रखो। Often IT projects estimate for software development are doubled because of the history of the cost overrun। तो बहुत सारी आपको पुराने प्रोजेक्ट से भी आपको हेल्प मिल जाएगी कि किस तरीके से आपने अपने प्रोजेक्ट के साथ डील करना है। अब बजटरी एस्टिमेट क्या है जी, इज यूज टू एलोकेट मनी इनटू एन ऑर्गेनाइजेशन बजट, कि आप बजटरी एस्टिमेट के अंदर वो कौन सा बजट कैसे एलोकेट करना है। मैनी ऑर्गेनाइजेशंस डेवलप बजट एट लीस्ट 2 years इनटू द फ्यूचर, कि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन 2 साल प्लान करती हैं, लेकिन बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन 1 साल प्लान करती हैं, और बहुत सारे लोग उस 1 साल को भी 3 फेजेज में डिवाइड कर लेते हैं, 4-4 महीने के फेज के ऊपर। फिर हर एक 4 महीने के जो फेज एक पीस होता है उसको फिर आप 1-1 मंथ के ऊपर डिवाइड करते हैं, ठीक है। 1 मंथ के बाद उसको 15 दिन के ऊपर भी डिवाइड किया जाता है। तो इस तरीके से डिफरेंट फेजेस को जो है ब्रेक डाउन करके इंडिविजुअल पीसेस को जो है उनकी कॉस्ट को अंदाजा लगा के फिर आप जो है साल की, 2 साल की, 3 साल की प्रिडिक्शंस कर सकते हैं। द एक्यूरेसी ऑफ बजटरी एस्टिमेट इज टिपिकली 10% टू 25%, ठीक है। 10% उसमें से या तो कम हो सकता है या 25% से 25% बढ़ सकता है, ठीक है। तो जो आपने एलोकेशन करनी है उसका यानी जो फिगर जो रेंज है आपकी वो 10% कमी से लेके 25% इजाफे तक है, ठीक है जी। 1 लाख रुपए की अगर इन्वेस्टमेंट है तो इट मीन्स कि 90 लाख तक रेंज, 90,000 तक रेंज आ सकती है या 1,25,000 तक जा सकती है बात, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है अपने बजट को एलोकेट कर सकते हो। उसके बाद डेफिनेटिव एस्टिमेट क्या है। डेफिनेटिव एस्टिमेट एक अप्रोच है, इसके अंदर आप क्या करते हैं, प्रोवाइड एन एक्यूरेट एस्टिमेट ऑफ अ प्रोजेक्ट कॉस्ट, मोस्ट एक्यूरेट ऑफ 3 टाइप्स। नंबर 1, definitive estimates are used for making many purchasing decisions, ठीक है। हो सकता है कि आपको डिफरेंट रिसोर्सेज एक्वायर करने पड़ रहे हो, उनके ऊपर आपको डिफरेंट खर्चा आ सकता हो। इसकी एग्जांपल देखते हैं। इफ अ प्रोजेक्ट इन्वॉल्व परचेजिंग 1000 पर्सनल कंप्यूटर्स फ्रॉम एन आउटसाइड सप्लायर इन नेक्स्ट 3 मंथ्स, ठीक है। 1000 पीसी लेना है उसने अगले 3 महीनों में। डेफिनेटली definitive estimate would be required to aid in evaluating supplier personals and allocating the funds to pay the chosen supplier। तो आपको उन पीसीस को बाय करने के लिए आपको अपने जो है सप्लायर को अगले 3 महीनों के अंदर इस तरीके से आपने पेमेंट्स करनी है। डेफिनेटिव estimates are made 1 year और लेस prior to प्रोजेक्ट कम्प्लीशन। तो आपने जो है अगले 3 महीने तक अगर आपने ये काम करना है तो इट मीन्स कि आपको अगले 1 साल तक का प्लान रखना चाहिए कि 1000 पीसी तो आप 3 मंथ में ले रहे हो, तो अगले 3 मंथ में हो सकता है और आपको 1000 लेना पड़ जाए, अगले 3 मंथ में और 1000 लेना पड़ जाए, अगले 3 मंथ में और 1000 लेना पड़ जाए, ठीक है। तो एक्यूरेसी रेंज जो है इसकी नॉर्मली -5% से लेके +10% तक आपकी एक्यूरेसी हो सकती है। टाइप ऑफ कॉस्ट एस्टिमेशन देखते हैं जी। पहले नंबर पे टाइप ऑफ में रफ ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड रोम, जो हमने सबसे पहले देखा, जिसके अंदर इसको कब किया जाएगा, वेरी अर्ली इन द प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल। अगर आपका प्रोजेक्ट 3 से 5 साल की ड्यूरेशन का है तो उसको बिफोर प्रोजेक्ट कंप्लीशन के भी खत्म किया जा सकता है। और कब खत्म, वाई डन, ठीक है। उसका मतलब क्या, प्रोवाइड एस्टिमेट ऑफ कॉस्ट फॉर सिलेक्शन डिसीजन, यानी इसको हम डिसीजंस के लिए यूज करते हैं रोम को। और इसकी एक्यूरेसी कितनी है, -50% से लेके 100% यानी डबल हो सकती है। और बजटरी के अंदर हमने क्या डिस्कस किया, ये अर्ली 1-2 सालों में हो सकता है, ठीक है, या अर्ली हो सकता है या पहले 1-2 सालों में होना चाहिए। और उसमें क्या करना पड़ता है हमें, वाई डन पुट्स डॉलर इन द बजटरी प्लान। और और इसकी एक्यूरेसी -10% से +25% तक हो सकती है। उसके बाद आपका डेफिनेटिव जो अभी हमने लास्ट में डिस्कस किया, जिसकी एक्यूरेसी -5% से लेकर 10% तक है। It's important to provide supporting details, assumptions, project scope, WBS used in computing estimates so that it will be easier to prepare updates as needed or similar estimates on the other projects। कि अगर आप ये सारे काम नहीं कर रहे, प्रोजेक्ट का स्कोप नहीं पता, वर्क ब्रेकडाउन नहीं बनाया, assumptions नहीं आपने लिस्ट आउट की, तो फिर आप भाई एक प्रोजेक्ट छोड़ के किसी भी प्रोजेक्ट को सही तरीके से आप एस्टिमेट नहीं कर सकेंगे, ठीक है। तो आज का लेक्चर हम यहीं पर ख़त्म करते हैं, फिर हम बाकी जो डिस्कशन है वो फिर हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे, ठीक है। ओके जी बच्चों, अल्लाह हाफिज़।